हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग ट्यूटोरियल्स। आज हम केमिस्ट्री का पहला यूनिट मैटर इन आवर सराउंडिंग्स स्टार्ट कर रहे हैं। मैटर का क्या मतलब होता है? मैटर का मतलब होता है कोई भी चीज जो भी हमारे आसपास होती है और जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है या फिर उसका कोई मास है, उसको कहते हैं हम लोग मैटर। कोई भी चीज हो सकती है, हर चीज मैटर हो सकती है। कोई टेबल, चेयर, कुछ भी चीज जो है वो मैटर होती है, जो स्पेस ले रही है और जिसमें मास है, और वो पार्टिकल्स की, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स की बनी हुई होती है। ये आगे इसको एक एग्जांपल से अभी मैं समझाऊंगी। फिलहाल बस यही कि जो कोई भी चीज जो स्पेस ले रही है और जिसका मास होता है उसको हम मैटर कहते हैं। पुराने जो पहले फिलोसोफर्स थे या साइंटिस्ट थे, उन लोगों का कहना था कि कोई भी लिविंग थिंग या फिर नॉन लिविंग थिंग या जो भी मैटर है वो ये इन 5 चीजों से मिलकर, इन बेसिक एलिमेंट से, 5 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ होता है। एयर, अर्थ, फायर, स्काई और वाटर। और उन लोगों ने इनको नाम भी दिया था। उन लोगों ने इन्हें 5 तत्व बोला था। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया और रिसर्च हुई, तो उसके बाद आज के जो साइंटिस्ट हैं उन लोगों ने मैटर को सिर्फ इन 2 चीजों पर क्लासिफाई किया। एक फिजिकल नेचर में, जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, और एक उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पर हम लोग फिजिकल नेचर पढ़ते हैं। इसमें तो हम फिजिकल नेचर ही पढ़ेंगे ये यूनिट में। फिजिकल नेचर होता है मैटर का कि यहाँ पर कहा है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अभी मैंने बताया था मैटर जो है वो पार्टिकल्स का, बहुत ही छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स का बना हुआ होता है। अब कैसे बना हुआ होता है इसे समझते हैं। एक एग्जांपल्स है, जैसे कि यहाँ पर हम एक बीकर ले लेते हैं। एक बीकर लेते हैं और उस बीकर में हम लोगों को H2O फिल कर लेते हैं। H2O ले लेते हैं हम लोग 100 ml के मार्क तक, और फिर उसमें सॉल्ट या शुगर वगैरह ऐड कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब हम किसी भी बीकर में इसका अमाउंट ऐड करेंगे तो उसका जो लेवल होगा वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। यहाँ तक 100 ml था, उसके बाद वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, हो सकता है 110 ml तक हो जाए वो। उसके बाद जब ये वाटर और ये सॉल्ट इसके अंदर मिक्स हो जाएगा, आफ्टर मिक्सिंग क्या होता है, आफ्टर मिक्सिंग क्या होगा कि ये जो वाटर हमने बीकर में था, यहाँ पर वाटर और शुगर ये सब सॉल्यूबल हो चुका, सॉल्यूशन में मिक्स हो चुका है, और अब ये 100 ml वाले लेवल तक आ गया। अब वो 110 ml नहीं रहा, वो 100 ml तक आ गया है। अब वो 100 ml तक क्यों आ गया? क्योंकि अब जो हमारा शुगर था या जो भी सॉल्ट था वो इसके अंदर सोल्यूबल हो गया। इस बात से ये कंफर्म हुआ, इसके सोल्यूबल होने से, कि जो वाटर या शुगर होता है वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ होता है, बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ होता है। तो यहाँ पर ये कंफर्म हुआ। उसके बाद इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है कि हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये क्वेश्चन की तरह है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो हैं वो कितने स्मॉल होते हैं। बहुत ही ज्यादा स्मॉल होते हैं, हमारी इमेजिनेशन से भी ज्यादा स्मॉल होते हैं। इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हम एक बीकर में या फिर ग्लास में 100 ml वाटर ले लेते हैं। यहाँ पर भी 100 ml तक वाटर ले लेते हैं, और यहाँ पर अगर हम लैब में कर रहे हैं तो KMnO4 ले सकते हैं, KMnO4, या फिर अगर घर में कर रहे हैं, घर में करना चाहें ये, तो डिटॉल या फिर इंक वगैरह का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर इसके अंदर हम बस एक ड्रॉप इसकी ऐड करेंगे, बस KMnO4 की एक ड्रॉप ऐड करेंगे। KMnO4 जो होता है वो पर्पल कलर का होता है, बहुत ही डार्क पर्पल होता है। तो 100 ml में जब एक ड्रॉप डालेंगे ना वाटर की, तो इसका जो कलर होगा वो पर्पल हो जाएगा। इस वाटर का जो कलर होगा वो पर्पल हो जाएगा, पर्पल कलर हो जाएगा। फिर ये 100 ml सॉल्यूशन है, यहाँ पर बस एक ड्रॉप ही तो डाला तो कोई खास फर्क नहीं आएगा। उस 100 ml, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें से 10 ml सॉल्यूशन जो है वो लेंगे। 10 ml सॉल्यूशन लिया और उसको दूसरे बीकर में, यहाँ पर हम 90 ml H2O लेंगे। ये मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ ताकि समझ में आ सके।
90 ml वाटर लेंगे और जो यहाँ पर ये 10 ml हमने ले रहे थे इसका सॉल्यूशन, वो इसके अंदर ऐड कर दिया हमने, इसके अंदर ऐड कर दिया। 100 ml हो गया टोटल अमाउंट। अब यहाँ पर भी इसका कलर पर्पल ही रहेगा, यहाँ पर भी इसका कलर पर्पल ही रहेगा। अब ऐसा ही हम सेम दोबारा करते हैं। यहाँ पर 90 ml हम वाटर ले लेते हैं और इसमें से 10 ml दोबारा से 10 ml सॉल्यूशन हमने ले लिया, लेकिन ये तब भी इसका कलर पर्पल ही रहेगा। लेकिन कलर तो पर्पल है, लेकिन इसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, लाइट हो जाएगा इसका कलर। तो वाटर में जाने के बाद इसका जो कलर है वो चेंज हो गया, थोड़ा हल्का जरूर होता जाएगा लेकिन पर्पल रहेगा। तो यहाँ पर ये कंफर्म हुआ कि जो कैमेनोफोर की ड्रॉप हमने वाटर में डाली थी, तो जो कैमेनोफोर है वो स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक हो चुका है। ये कैमेनोफोर जो है यहाँ पर वो स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक हुआ है, तभी तो ये इसका कलर कम होता जा रहा है। इससे कंफर्म होता है कि वो कितने छोटे पार्टिकल्स होंगे। इस प्रोसेस को हम आगे और रिपीट कर दें 5-7 बार, कई बार रिपीट करेंगे तो कलर बिल्कुल हल्का हल्का होता जाएगा। तो मतलब कैमेनोफोर जो है वो और टाइनी पार्टिकल्स में ब्रेक होता जाएगा। तो मतलब बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इमेजिनेशन से भी ज्यादा छोटे पार्टिकल्स होते हैं। उसके बाद है यहाँ पर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो ये जो अट्रैक्ट करते हैं, सबसे ज्यादा ये अट्रैक्शन सॉलिड के पार्टिकल्स में होता है, उससे कम लिक्विड के पार्टिकल्स में होता है और उसके बाद गैस के पार्टिकल्स में होता है। और मैटर जो होता है, कोई भी पार्टिकल ऑफ मैटर होगा उसके बीच में स्पेस होती है। देखिए एक और चीज यहाँ पर क्या होता है कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो ना बहुत ही पास पास बने हुए होते हैं, कुछ इस तरह से होते हैं। सॉलिड के पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास होते हैं, उनके बीच में ना बहुत ही कम गैप होता है। ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना चाहिए कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं तो ये है सॉलिड। यहाँ पर सॉलिड के पार्टिकल्स बिल्कुल आपस में एक दूसरे के बिल्कुल करीब हैं। इसके बाद ऐसे ही अगर लिक्विड बनाएं हम, तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो उनके बीच में ना थोड़ा थोड़ा गैप होता है, थोड़ा थोड़ा गैप होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता पर थोड़ा थोड़ा गैप होता है। तो ये है लिक्विड और ये है यहाँ पर गैस। गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, ज्यादा ही छोटा बन गया। तो सबसे कम स्पेस सॉलिड के पार्टिकल्स में और उससे कम लिक्विड, और सबसे ज्यादा जो स्पेस होता है वो गैस के पार्टिकल्स में होता है। ये अभी बहुत जगह काम आने वाला है, इसलिए ये इस तरह अट्रैक्शन होता है, सबसे ज्यादा सॉलिड में, फिर लिक्विड में और फिर गैस में। पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। अब ये कैसे समझ में आए कि ये कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं? मैटर के पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली इसलिए मूव करते हैं क्योंकि पार्टिकल्स के अंदर ना काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है ये मूवमेंट के लिए, ये रिस्पॉन्सिबल होती है पार्टिकल्स के मूवमेंट के लिए। तो यहाँ पर जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उतनी ही ज्यादा तेजी से मूवमेंट होगा और उतना ही ज्यादा इनका टेम्परेचर होता है। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उतना ही ज्यादा टेम्परेचर होगा और फिर पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है वो उतना ही ज्यादा तेजी से होगा। पार्टिकल्स का मूवमेंट सबसे ज्यादा गैसेस में होता है, फिर लिक्विड में होता है और फिर सॉलिड में होता है, इनके इस स्पेस की वजह से, इनके इस डायग्राम की वजह से। तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट हो गए। इसके बाद है स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर में सबसे 3 स्टेट्स होती हैं यहाँ पर, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट। तो सबसे पहले है यहाँ पर सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट जिसका कि
एकदम फिक्स शेप, वॉल्यूम होता है और डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती हैं। तो फिक्स शेप का मतलब हम समझ सकते हैं कि जैसे कि अगर हम कोई शुगर या सॉल्ट कोई भी चीज लेते हैं तो उसको वो अपना शेप नहीं चेंज करती है। अगर हम उसे किसी प्लेट में रखें, बाउल में रखें या फिर हैंड में ले लें तो उसका शेप और उसका वॉल्यूम वही रहता है, चेंज नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पर यही है कि सॉलिड्स जो है बहुत सख्त होते हैं, कोई स्टोन है या फिर कोई वुडन स्टिक वगैरह है, तो ये सब बहुत ही रिजिड होते हैं और इनकम्पैरेबल होते हैं। जैसे कि अगर हम पेंसिल ले लें, वुडन वाली पेंसिल, तो वो होती है हार्ड होती है, सॉलिड फॉर्म में होती है, लेकिन अगर हम उसमें एक्स्ट्रा प्रेशर लगाएंगे तो वो टूट ही जाएगी ना, इसलिए इसे इनकम्प्रेसिबल कहा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है इन पार्टिकल्स के बीच में वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। क्योंकि बहुत ही स्ट्रांग होता है बिल्कुल इस वजह से, क्योंकि यहाँ पर सॉलिड के पार्टिकल्स बिल्कुल करीब हैं आपस में, इसलिए ऐसा होता है। उसके बाद है यहाँ पर लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में फ्लूइड सब्सटेंस, वाटर आएगा। तो इनका जो है कोई फिक्स शेप नहीं होता पर फिक्स वॉल्यूम जरूर होता है और डू नॉट हैव, इसके पास कोई डेफिनेट बाउंड्रीज नहीं होती हैं। पानी तो जहां भी जाता है उसका शेप ले लेगा ना। अगर पानी को हम ग्लास में रखेंगे तो वो उस शेप में आ जाएगा, अगर बाउल में रखेंगे तो उस शेप में आ जाएगा, या फिर किसी फ्लास्क वगैरह में रखेंगे तो वो हर एक यूटेंसिल का शेप ले लेगा जिसमें भी रखेंगे। अगर जमीन पे गिर जाएगा तो एक अलग शेप ले लेगा, कोई फिक्स शेप नहीं होता उसका। लिक्विड्स जो होते हैं यहाँ पर फ्लूइडिटी होती है, अभी बताया मैंने, और ये लो कंप्रेसिबल होते हैं सॉलिड के कंपैरिजन में। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन पार्टिकल्स के बीच में वीकर होता है, सॉलिड से वीक होता है, क्योंकि सॉलिड से कम स्पेस है लिक्विड में, लेकिन गैसेस वाले में और भी ज्यादा स्पेस होती है पार्टिकल्स में, इसलिए ये गैसेस वाला स्ट्रांग होता है। फिर है यहाँ पर गैसियस स्टेट। गैसेस जो होती हैं उनका तो कोई फिक्स शेप और वॉल्यूम होता ही नहीं है। जैसे कि एयर है, कोई शेप और वॉल्यूम तो नहीं है, लेकिन ये अब कोई ऐसा पूछा जाता है कि अब जैसे एयर है, एयर तो स्पेस नहीं ऑक्यूपाई करती, एयर का तो कोई वॉल्यूम नहीं होता, तो इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे कि बलून होता है, अगर सिंपली बलून को रखेंगे, उसको वेट करेंगे तो उसका कोई वॉल्यूम नहीं, कोई खास वो स्पेस नहीं लेता और कोई वेट भी नहीं होता उसका। लेकिन जब हम उसमें एयर फिल करते हैं, जब एयर फिल करेंगे और फिर तब उसको वेट करेंगे ना, तो वो उसका वेट थोड़ा सा बढ़ जाता है, थोड़ा सा फर्क आ जाता है उसके वेट में, और फिर वो स्पेस भी लेने लगता है। तो ये गैसियस स्टेट्स भी मैटर होती हैं, पर इनका कोई शेप और वॉल्यूम नहीं होता। फ्लूइड होती हैं, जैसे कि कोई भी गैस है, एलपीजी, सीएनजी, जो हम लोग अपने घर में यूज करते हैं, सीएनजी फ्यूल के लिए यूज की जाती है, ये हाईली कंप्रेसिबल होती हैं, घर में हम लोग यूज करते हैं, कितनी तेजी से ये काम करती हैं। इसके बाद है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस पार्टिकल्स। इनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो वीक होता है इन दोनों से ही, इनकी स्पेस की वजह से, क्योंकि ये पार्टिकल्स बहुत ही दूर दूर हैं, इतना ज्यादा इनके अंदर गैप है, इस वजह से ऐसा होता है। इसके बाद है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है? ये एक क्वेश्चन की तरह है, तो इसका मतलब है कि यस, मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है, लेकिन इसके ऊपर कुछ दो इंपॉर्टेंट चीजें इफेक्ट करती हैं। एक है टेम्परेचर और दूसरा है यहाँ पर प्रेशर। तो पहले हम देखते हैं कि टेम्परेचर का क्या असर पड़ता है मैटर की स्टेट को चेंज होने के लिए। तो पहले अभी हमने सॉलिड, लिक्विड और गैसेस स्टेट में पढ़ा था कि देखिए मैंने यहाँ डायग्राम भी बनाया है कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही टाइटली अरेंज होते हैं, फिर लिक्विड के थोड़े से स्पेस होती है उनके बीच में, फिर गैसियस के जो होते हैं उनके बीच में और स्पेस होती है, लूजली अरेंज होते हैं दोनों। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो बहुत टाइटली अरेंज हैं। ये हमने पढ़ा था अभी कि सॉलिड के क्या होता है कि पार्टिकल्स जो होते हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है। पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं क्योंकि उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है, किसी की ज्यादा किसी की कम हो सकती है। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो उनके मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। हमने अभी पढ़ा था हमने कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो पार्टिकल्स जो हैं वो भी और ज्यादा तेजी से मूव करने लगते हैं। यहाँ पर पार्टिकल्स मूव करते हैं फास्टर,
पार्टिकल्स और तेजी से मूव करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इस पूरे में अभी यूज होने वाली है और अभी पहले भी मैंने बताया था। टेम्परेचर बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो पार्टिकल्स और तेजी से मूव करने लगते हैं। तो यहाँ पर देखिए कैसे होता है। अब यहाँ मैंने क्या होता है कि कोई भी चीज हमारी जो है वो सॉलिड स्टेट में है। जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस को हम फ्यूजन कहते हैं। यहाँ यही चीज आएगी कि सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत टाइटली अरेंज हैं। टेम्परेचर को बढ़ाएंगे हम, यहाँ पर टेम्परेचर ही तो इफेक्ट कर रहा है हमारा। तो जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो पार्टिकल्स और तेजी से मूव करने लगेंगे। तो जो उनकी एक्चुअल पोजीशन है यहाँ पर, वो इसको तो छोड़ देंगे और वो फ्रीली मूव करने लगेंगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम हो जाता है और ये और फ्रीली मूव करते हैं और कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में चले जाते हैं। इनके बीच में स्पेस हो जाता है। ये पार्टिकल्स हो गए मैटर के। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सॉलिड में हम लोग ले लेते हैं आइस। अब आइस को जब हम लोग फ्रीजर से बाहर निकालते हैं, रूम टेम्परेचर पे रख देते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है थोड़ी देर में एक टेम्परेचर पे। तो मतलब यहाँ पर सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। इस प्रोसेस को हम लोग फ्यूजन कहते हैं या फिर हम इसे मेल्टिंग भी कहते हैं। यहाँ मेल्टिंग होती है ना, बर्फ जो है वो मेल्ट हो जाता है, या फिर हम आइसक्रीम खरीदते हैं तो वो भी बहुत जल्दी से मेल्ट होने लगती है जब हम उसे उसके टेम्परेचर में से निकालते हैं। फिर इसी तरीके से यहाँ सिर्फ सॉलिड से लिक्विड का कन्वर्ट दिखाया मैंने कि टेम्परेचर बढ़ रहा है। इसी तरीके से लिक्विड से गैस में भी कन्वर्ट होता है। इस प्रोसेस को हम वेपोराइजेशन कहते हैं। लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है। यहाँ पर भी सेम चीज यही आएगी कि टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, पार्टिकल्स तेजी से मूव करेंगे और इस तरह से गैस के पार्टिकल्स और दूर दूर हो जाएंगे यहाँ पर। तो इसका मतलब यहाँ पर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो गया। अब ये लिक्विड से जो गैस में कन्वर्ट हुआ, जो वेपोराइजेशन हुआ, वेपोराइजेशन को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो आइस है वो मेल्ट हो गया था, लिक्विड बन गया था, तो इसको ना हम मेल्टिंग कहते हैं। जिस पॉइंट पे ये मेल्ट होता है उसे मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। इसी तरीके से जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पर वही लिक्विड हम ले लेते हैं और उसको ना यहाँ पर हम हीट करते हैं। बर्नर वगैरह पे या जैसे भी हीट करेंगे तो उसमें ना जैसे पानी में ना बॉइलिंग होने लगती है, बॉइल करने लगता है पानी। तो जब वो बॉइल करने लगता है एक टेम्परेचर पे तो उसको हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पर जो लिक्विड था वो वेपर्स में कन्वर्ट होने लगता है। हम देखते हैं ना वो बॉइल करने पे वाटर में से वेपर्स निकलने लगते हैं, तो मतलब वो लिक्विड जो होता है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। इसे कहते हैं हम वेपोराइजेशन। अब सॉलिड से लिक्विड देख लिया हमने कि कन्वर्ट होता है, लिक्विड से गैस देख लिया। इसी तरीके से सॉलिड से डायरेक्टली गैस में भी कन्वर्ट होता है, जिसे कहते हैं सब्लिमेशन। वो कैसे होता है, इसके लिए एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसके लिए कैम्फर ले सकते हैं, कैम्फर या कैम्फर ले सकते हैं या नैफ्थलीन बॉल्स। उसको ना क्रश कर लेते हैं। क्रश करने के बाद उसको ना हीट करेंगे बर्नर पे तो उसमें से ना गैस निकलने लगती है। ये देखिएगा, ट्राई कर, घर में तो ना ही करिएगा क्योंकि उसमें ना फ्लेम भी लगने लगती है। लैब में करते हैं ऐसा कि कैम्फर को क्रश कर लेते हैं, बैटरी प्लेट में रख लेते हैं और बर्नर पे लगा देते हैं उसको, तो उसमें से गैस निकलते हुए नजर आती है। वो लैब में इजीली हो जाता है। तो ये हुआ यहाँ पर सब्लिमेशन। इसी तरीके से सब्लिमेशन का जो अपोजिट प्रोसेस होता है उसको डिपोजिशन कहते हैं, और इसी तरीके से वेपोराइजेशन का अपोजिट कंडेंसेशन होता है, फ्यूजन का अपोजिट सॉलिडिफिकेशन होता है। अच्छा, जब हम सॉलिड से लिक्विड में जा रहे थे, यहाँ पर ना हमारी फ्यूजन, वेपोराइजेशन और सब्लिमेशन, यहाँ पर सारी चीजों में हम लोगों ने टेम्परेचर जो है वो बढ़ाया था। टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ रही थी, पार्टिकल्स भी तेजी से मूव कर रहे थे। लेकिन इधर कंडेंसेशन, सॉलिडिफिकेशन और डिपोजिशन में टेम्परेचर जो है वो कम होता है, फिर काइनेटिक एनर्जी वगैरह, इसका सब कुछ अपोजिट हो जाता है। और यहाँ पर जब सॉलिड से लिक्विड में जाते हैं तो यहाँ पर हम हीट कर रहे थे, मतलब हमने एक वैसे कम टेम्परेचर में रख दिया था, ज्यादा कम से ज्यादा में जा रहा था ना, क्योंकि आइस था, फिर वो लिक्विड में जा रहा था, तो यहाँ पर चीजें हीट हो रही होती हैं। सॉलिड से लिक्विड में हीट होता है, लिक्विड से गैस में हीट होता है, लेकिन गैस से जब लिक्विड में जाते हैं तो यहाँ पर कूल करना होता है, और जब लिक्विड से सॉलिड में जाते हैं तो यहाँ पर भी हमें कूल करना होता है। ये दोनों जगहों पर हमें कूल करना होता है और यहाँ पर हीट करना होता है।
ठीक है, तो ये हमने टेम्परेचर के बारे में बात की। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर प्रेशर। प्रेशर में क्या होता है, प्रेशर के लिए अभी हमने पढ़ा था लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट और गैसियस स्टेट। तो यहाँ पर हम लोगों ने कंप्रेसिबिलिटी के लिए पढ़ा था कि कंप्रेसिबल जो है वो सबसे ज्यादा गैसेस होती हैं, फिर उससे कम लिक्विड और उससे कम गैसेस कंप्रेसिबल होती हैं। प्रेशर अप्लाई करना होता है इसके लिए, प्रेशर जितना ज्यादा अप्लाई करेंगे हम तो वो उतना ही ज्यादा कंप्रेसिबल होगा। ये तो इसी पे डिपेंड करता है ना। तो मतलब तो यहाँ पर ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है। अब जैसे सिलेंडर होता है, घर में जो सिलेंडर होते हैं या फिर जो ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं, उसमें जो गैस होती है वो लिक्विड स्टेट में होती है, उसको ना बहुत ज्यादा प्रेशर उस पर अप्लाई किया जाता है तब वो लिक्विड में कन्वर्ट हो पाती है। इसी तरीके से CO2 जो है वो सॉलिड स्टेट में अगर होती है, CO2 सॉलिड स्टेट में जब होती है ना तो उसको बहुत ज्यादा प्रेशर में मतलब तो यहाँ पर CO2 जब सॉलिड स्टेट में होती है तो उसे हाई प्रेशर में रखा जाता है, बहुत ही ज्यादा प्रेशर में इसको स्टोर किया जाता है। तो जब इसका प्रेशर को कम करते हैं, बहुत ही ज्यादा प्रेशर में ये रखा जाता है, इसको हाई प्रेशर में रखा जाता है CO2 जब सॉलिड स्टेट में होती है। तो जब इसका प्रेशर कम करते हैं, इसका प्रेशर जब कम करते हैं तो जो CO2 है वो गैस में कन्वर्ट होती है, लिक्विड में नहीं कन्वर्ट होती है, वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होती है प्रेशर कम करने की वजह से, क्योंकि वो ज्यादा प्रेशर में स्टोर थी। तो CO2 को, तो यहाँ पर एक और नई चीज पता चलती है कि CO2 को ना ड्राई आइस कहा जाता है। CO2 को ना ड्राई आइस कहा जाता है। और ये भी पूछा जाए अगर कि कभी क्यों कहा जाता है ड्राई आइस, तो ड्राई आइस इसलिए कहा जाता है क्योंकि CO2 सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में नहीं होती है, इसीलिए इसको ड्राई आइस कहते हैं। सब्लिमेशन का प्रोसेस हो रहा है यहाँ पर, देखिए सॉलिड से वो लिक्विड में नहीं कन्वर्ट हुई, डायरेक्टली गैस में हो गई, तो इसलिए इसे सब्लिमेशन का प्रोसेस कहेंगे। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि जब मैटर की स्टेट चेंज होती है तो टेम्परेचर उस पर क्या इफेक्ट करता है और प्रेशर उस पर क्या इफेक्ट करता है। ठीक, फिर इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट एवापोरेशन पे। एवापोरेशन क्या होता है, अभी वेपोराइजेशन में हमने पढ़ा था कि जो लिक्विड कन्वर्ट होता है गैस में, वेपर्स निकलने लगते हैं, तो उसको हम वेपोराइजेशन कहते थे। ये भी इसी तरह से होता है, यहाँ पर भी लिक्विड जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट होता है, लेकिन यहाँ पर बॉइलिंग नहीं होती है, वेपोराइजेशन में बॉइलिंग होती थी। बॉइलिंग से पहले का जो भी टेम्परेचर होता है उसको हम कहते हैं एवापोरेशन। वहां पर हम लोग हीट कर रहे थे और पानी को बॉईल कर रहे थे, तब उसमें वेपर्स जो निकलने लग रहे थे वो कन्वर्ट हो रहा था लिक्विड गैस में। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि एवापोरेशन में यहाँ पर बॉइलिंग इस तरह से नहीं होती है जिस तरह से यहाँ हुई। यहाँ पर ऐसा होता है जैसे कि ये ना सरफेस फिनोमेना होता है, ये तो पूरा बल्क फिनोमेना है। अब हमने गैस पे पानी रखा है तो वो पूरा पानी बॉईल कर रहा है, लेकिन एवापोरेशन में ऐसा नहीं होता। एवापोरेशन जो है वो एक सरफेस फिनोमेना होता है, जैसे कि धूप में हम एक गिलास में पानी भर के रख देते हैं, एक गिलास में, तो जो सन की जो हीट आएगी ना तो वो इसकी सरफेस पे पड़ेगी, एकदम सरफेस पे, ये पूरा नहीं जाएगा। ये बल्क फिनोमेना होता है हमारा, वेपोराइजेशन का जो है वो बल्क फिनोमेना होता है। लेकिन एवापोरेशन जो होता है वो बल्क फिनोमेना नहीं होता है, ये सरफेस फिनोमेना होता है, ये सरफेस पे इफेक्ट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इन दोनों के बीच का फर्क है, ये सरफेस पे होता है और वो बल्क फिनोमेना होता है। तो ये सरफेस पे इफेक्ट करता है, ये यहाँ ये जो सरफेस पे है वो चीज इसकी गर्म होने लगती है और यहाँ से इसके वेपर्स जो है वो निकलने लगते हैं। उसके बाद इस पे कौन से फैक्टर्स जो हैं वो इफेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर 4 फैक्टर्स हैं, सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड स्पीड। जब सरफेस एरिया को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा। टेम्परेचर का तो बिल्कुल वही सेम आएगा जो अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, पार्टिकल्स और तेजी से मूव करने लगेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर ह्यूमिडिटी और विंड स्पीड भी है। तो सबसे पहले जब हम सरफेस एरिया की बात करते हैं तो यहाँ पर सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रेट ऑफ एवापोरेशन भी इसका बढ़ता है। यहाँ पर रेट ऑफ एवापोरेशन भी बढ़ेगा, मतलब कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रेट ऑफ एवापोरेशन भी बढ़ेगा। कैसे, फॉर एग्जाम्पल जब हम लोग कपड़े सुखाते हैं, हमारे कपड़े गीले होते हैं तो हम उन्हें ऐसे तय करके तो नहीं सुखा सकते हैं ना, उसको खोलना पड़ता है, उन्हें फैलाना पड़ता है, तब वो सूखते हैं। सरफेस एरिया उन्हें प्रोवाइड करना पड़ता है तब वो सूखते हैं।
उसके बाद टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये तो हमें पता ही है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है, ये तो हम स्टार्टिंग से पढ़ ही रहे हैं। उसके बाद है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का है कि जब हम ह्यूमिडिटी को बढ़ाते हैं तो ये यहाँ पर रेट ऑफ एवापोरेशन जो है वो कम होता है, रेट ऑफ एवापोरेशन कम होता है, डिक्रीज। इस तरीके से लिखते हैं, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो रेट ऑफ एवापोरेशन कम होगा। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इस तरह से लिखते हैं तो मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रेट ऑफ एवापोरेशन भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर ह्यूमिडिटी में क्या होता है, ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो रेट ऑफ एवापोरेशन जो है वो कम हो जाता है। ह्यूमिडिटी में क्या होता है कि जब बरसात वगैरह का मौसम होता है ना तो उसमें हवा में, एयर में वाटर भी जो है ऐड हो जाता है, जिसकी वजह से ना बहुत हमें चिपचिपाहट सी बॉडी में लगने लगती है, तो वाटर कंटेंट हवा में बढ़ जाता है, इसलिए इसका एवापोरेशन जो है वो कम हो जाता है। उसके बाद है यहाँ पर विंड स्पीड। विंड स्पीड में क्या होता है, विंड स्पीड को हम बढ़ाएंगे तो यहाँ पर रेट ऑफ एवापोरेशन जो है वो इंक्रीज करता है, वो बढ़ता है, रेट ऑफ एवापोरेशन भी बढ़ता है। विंड स्पीड, अब हवा चलेगी तो उसमें जो वाटर वेपर्स हैं वो भी उसके साथ साथ चलते चले जा रहे हैं ना, जैसे कि अब हम विंड स्पीड, मतलब जो ऐसा मौसम होता है जिसमें कि तेज हवाएं चल रही होती हैं तो कपड़े भी हमारे बहुत जल्दी सूख जाते हैं, तो मतलब यहाँ पर विंड स्पीड बढ़ती है तो रेट ऑफ एवापोरेशन भी बढ़ता है। तो ये हैं इसके 4 फैक्टर्स, जिसमें कि सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रेट ऑफ एवापोरेशन भी बढ़ जाता है। इसी तरीके से टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की बढ़ती है, ये हमने अभी भी पढ़ा था, कई बार पढ़ा है। उसके बाद ह्यूमिडिटी की पढ़ा, ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो रेट ऑफ एवापोरेशन कम हो जाता है क्योंकि इसमें वाटर एयर में आ जाता है। उसके बाद विंड स्पीड पढ़ा, विंड स्पीड बढ़ेगी तो रेट ऑफ एवापोरेशन भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर विंड स्पीड बढ़ने की वजह से रेट ऑफ एवापोरेशन भी बढ़ जाता है क्योंकि वाटर वेपर्स, विंड स्पीड के साथ ही वाटर वेपर्स जो है वो चलने लगते हैं। तो यहाँ पर ये यूनिट कंप्लीट हो चुका है। Thank you so much for watching this video.